सो प्रोसीडिंग टू टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3 भी हम इसी में कर लेंगे। टॉपिक नंबर 2 में सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क बताया है। दैट मीन्स फ्रेम का मतलब क्या होता है। फोटो फ्रेम देखिए, फोटो क्या होता है, उसमें एम्बेडेड होता है। तो इसका मतलब लीगल फ्रेमवर्क का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी फ्रेम जो कि जो बैंक है उस पर अप्लाई होगी, मतलब जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उस फ्रेमवर्क के अंदर, उसके उन सारी की सारी लीगल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स को बैंक को उनके साथ में कंप्लाई करना है। तो इसमें कुछ एक्ट्स हैं, आप लोग इजी वाले जो नेम है वो याद कर सकते हो, जैसे आपका कंपनीज एक्ट 2013, आरबीआई एक्ट 1934, एसबीआई एक्ट 1955, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, आईटी एक्ट 2000, पीएमएलए एक्ट 2002। तो ये आई गेस ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एक्ट्स हैं, तो इसके नेम्स आप इजीली याद कर सकते हो। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये आप कुछ भी 5-6 नाम जो है वो याद कर लो। उसके बाद में आरबीआई ने बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं टू द आरबीआई एक्ट ने आरबीआई को पावर्स दे रखी हैं टू गिव डायरेक्शंस टू बैंक विच ऑल्सो हैव अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। तो इसमें कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग का नहीं था। थर्ड वाले में क्या है कि क्या कंटेंट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बैंक की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल से पॉइंट्स हैं कि बैंक को थर्ड शेड्यूल जो है वो फॉलो करना चाहिए बैलेंस शीट और पी&एल में। जो थर्ड शेड्यूल आप लोगों ने पढ़ा है वही जो है वो बैंक की बैलेंस शीट में आता है। तो फॉर्म ए जो है वो किसके बारे में बात करता है, बैलेंस शीट के बारे में, और फॉर्म बी किसके बारे में बात करता है, पी&एल में। प्लीज़ अगर आपके सामने आपके स्टडी मटेरियल्स हैं तो ये चीज़ें आप हाईलाइट करते जाओ, वरना ये चैप्टर इतना बड़ा है ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए मेन चीज़ें जो है वो करते जाओ, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रिपीटेटिव ही हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला है कि बैंक जो है वो यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में। तो जो प्रिपरेशन होती है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसमें कंसोलिडेशन होता है ब्रांच का भी, मतलब जो हेड ऑफिस के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, कंसोलिडेटेड होते हैं। जो डिटेल्स होती हैं वो अलग अलग बैंक में हैं। एक चीज़ इसमें इन्होंने और दी है जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक हैं जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उनको सेबी की रिक्वायरमेंट्स के साथ में भी कंप्लाई करना है। इन केस ऑफ प्राइवेट बैंक जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का वो सेंट्रलाइज्ड है एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मैंडेटरी ब्रांच ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई गाइडलाइंस। लेकिन पब्लिक बैंक में आपको अलग अलग जो है वो ऑडिट कराना है और फिर इनकॉर्पोरेशन भी करना है। फिर ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं। अब देखो दो ऑडिटर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी बताया था, दो टाइप के ऑडिटर्स होते हैं। जो ब्रांच के ऑडिटर होते हैं वो तो आपके होते हैं स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर, एसबीए जिसको हम बोलते हैं, और जो सेंट्रल ऑडिटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एससीए बोलते हैं। तो जो बैंक्स हैं स्पेशली जो नेशनलाइज बैंक हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो 4 या 4 से ज़्यादा, अब ये 4 होंगे या 4 से ज़्यादा होंगे ये डिपेंड करता है कि क्या साइज़ है और क्या बोर्ड का डिसीजन है। तो उसके बेसिस पे जो है वो बैंक्स अपॉइंट करते हैं 4 या फिर उससे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि जॉइंटली मिल कर के आते हैं एज स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑडिटर हो या एक ही फर्म का ऑडिटर हो, जो बैंक है वो 4 या 4 से ज़्यादा ऑडिटर्स जो है वो अपॉइंट कर सकती है अलग अलग फर्म से भी, वो सब मिलकर आते हैं एज स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। अब जैसा कि हर ऑडिट में होता है इसी तरह से बैंक ऑडिट में भी होता है कि जो क्लाइंट है, यानी कि बैंक ऑडिट में कौन क्लाइंट हुआ, बैंक हुआ, तो वो क्या भेजेगा, अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा, किसको भेजेगा, ऑडिटर को। तो जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें लिखेगा, उसमें वो लिखेगा पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, पर्टिकुलर्स ऑफ अदर सेंट्रल ऑडिटर। अब जैसे सपोज मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, 4 ऑडिटर को बैंक ने क्या भेजा है, अपॉइंटमेंट लेटर कि आइए हमारा बैंक को ऑडिट कर दीजिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ए को भी भेजा, बी को भी भेजा, सी को भी भेजा, डी को भी भेजा, क्या भेजा, अपॉइंटमेंट लेटर। उसमें वो क्या लिखेंगे, कितना पीरियड रहना चाहिए अपॉइंटमेंट का, ठीक है, कितने ड्यूरेशन तक यू आर अपॉइंटेड। फिर उसके बाद में क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं और भी सेंट्रल ऑडिटर्स के, मतलब कि ए को वो बताएंगे बी, सी और डी के बारे में, बी को बताएंगे ए, सी और डी के बारे में, ऐसे करके। फिर इसके बाद में पर्टिकुलर्स ऑफ प्रीवियस ऑडिटर
कि आपसे पहले हमारे ऑडिट किसने किया था, उसके भी पर्टिकुलर्स वो लोग देंगे। और वो देंगे कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स कि ये सारी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं जो अगर आप हमारी फर्म में ऑडिट बनकर आओगे, ऑडिटर बन के आओगे अगर आप हमारे बैंक में, तो आपको कंप्लाई करनी होगी। और एक स्टेटमेंट देना होगा डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिव्यू एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग जॉइंट ऑडिटर्स। अगर नेशनलाइज बैंक है तो एक ऐसा स्टेटमेंट भी देना होगा डिवीजन ऑफ वर्क का। उसके बाद में स्कोप ऑफ असाइनमेंट विच इंक्लूड्स एनी स्पेशल रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स टू बी गिवन बाय द एसईसी इन एडिशन टू द मेन रिपोर्ट। उसके साथ में आप कुछ ऐसे असाइनमेंट्स भी, बैंक आपको कुछ ऐसे असाइनमेंट्स भी बता सकता है जिसमें वो कुछ आपको असाइनमेंट्स के बारे में बताएगा कि इसके लिए आपको स्पेशल रिपोर्ट या सर्टिफिकेट देने होंगे। अब एक चीज़ इन्होंने और बोली है कि अगर ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जा रहा है ना, तो वो जो अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन ऑन सिमिलर लाइंस एक्सेप्ट इन रिगार्ड टू द पर्टिकुलर्स ऑफ अदर ऑडिटर एंड स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क तभी तो होगा जब ज़्यादा लोग होंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, वर्क डिफाइंड होता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। लेकिन इन्होंने एक यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट द स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट इज कैरिड आउट बाय सिंगल फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक ही फर्म से। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है कि ये जो है ये ABCD चारों एक ही फर्म से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्रांच ऑडिट के केस में ऐसा ही है, अगर किसी पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच का ऑडिट हो रहा है तो वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से ज़्यादा अकाउंटेंट्स नहीं हो सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं हो सकते। तो इसलिए वहाँ पे ये वाली कंडीशन अराइज ही नहीं हो रही है अदर सेंट्रल ऑडिटर्स और डिवीजन ऑफ वर्क वाली। लेकिन अगर हम हेड ऑफिस वाली की बात कर रहे हैं, मतलब HO लेवल पे बात कर रहे हैं, ब्रांच लेवल पे बात नहीं कर रहे, तो वहाँ पे हमको क्या देना होगा, हमको पर्टिकुलर्स भी देने होंगे अदर ऑडिटर की, और एक स्टेटमेंट भी देना होगा वर्क ऑफ रिव्यू का और रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कि आपको एक स्टेटमेंट हमें देना होगा बना के कि A ने क्या काम किया है, B ने क्या काम किया, क्या रिपोर्टिंग उनकी है। ओके, तो ये चीज़ है आपकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी होंगी। फिर उसके बाद में एक चीज़ इन्होंने और दी है कि कौन किसको अपॉइंट करेगा। तो अब ये आपके MCQ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ क्या बनवा देती हूँ, टेबल बनवा देती हूँ। तो कौन सी कंपनी है और कौन उसको अपॉइंट करेगा। हम पहले बात करते हैं अपनी बैंकिंग कंपनी की। बैंकिंग कंपनी में कौन अपॉइंट करता है, बैंकिंग कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं कब, AGM में। फिर उसके बाद में नेशनलाइज बैंक में कौन अपॉइंट करता है, नेशनलाइज बैंक में किसकी बात हो रही है, यहाँ ऑडिटर को अपॉइंट करने की बात हो रही है। तो नेशनलाइज बैंक में कौन अपॉइंट करता है, कंसर्न बैंक अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट के साथ में। तो बैंक प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों ही केसेस में हमें क्या चाहिए होता है, हमें अप्रूवल चाहिए होता है RBI का। बहुत ज़्यादा गंदी हैंड राइटिंग आ रही है, मैं आपको बोल देती हूँ। देखो, बैंकिंग कंपनी में कौन करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं अपनी AGM में। नेशनलाइज बैंक में कौन करता है, कंसर्न बैंक करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में, और साथ में क्या लगता है, RBI का अप्रूवल लगता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे कौन करता है, C&AG करता है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में जो रीजनल रूरल बैंक है उसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, कंसर्न बैंक प्लस वहाँ पे क्या कौन लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और नेशनलाइज बैंक में कौन लगता है, कंसर्न बैंक प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, वहाँ पे लगता है बोर्ड। ठीक है, कंसर्न बैंक एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड, और यहाँ पे कंसर्न बैंक प्लस CG, और इसमें बैंकिंग कंपनी में शेयर होल्डर्स। लेकिन इन दोनों में क्या चाहिए होता है, हमें RBI का अप्रूवल भी चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक नंबर 2 भी एंड हो गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने अपॉइंटमेंट के कंटेंट पढ़ा है, अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या होगा, कौन भेजेगा, बैंक भेजेगा टू ऑडिटर। हमेशा ध्यान रखना, जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो कौन किसको भेजता है, क्लाइंट भेजता है, किसको, ऑडिटर को। ठीक है, ओके देन। फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, वो अपना नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।